हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कुछ एक्सेप्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये डॉक्ट्रिन ये कहता है कि ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू एंड बी स्यूड ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वही लोग एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं, एंड वो पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं आपको अपना हाउस सेल करूँगी, सो दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। अगर कोई थर्ड पर्सन आके मुझे कोर्ट में स्यू करता है कि मैम ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म नहीं किया, या फिर आप लोगों ने मुझे पेमेंट नहीं दी, तो आपको वो स्यू करता है, तो वो पर्सन ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। अगर आप या फिर मैं कोई भी पर्सन ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट की, यानी कि ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, सो एनी पर्सन अगर डिफ़ॉल्ट करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ ही एक दूसरे को स्यू कर सकती हैं। तो आप मुझे स्यू कर सकते हैं, मैं आपको स्यू कर सकती हूँ, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन हम दोनों में से किसी को भी स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ अ स्ट्रेंज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसी को हम कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्राइवेसी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो लोगों के बीच की प्राइवेट थिंग है। तो मैंने आपके साथ जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करूं, दैट इज़ बिटवीन यू एंड मी। ना किसी और थर्ड पर्सन को उससे कोई राइट्स मिल रहे हैं, तो ना ही किसी और थर्ड पर्सन की कोई ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मैं इसे एक फ्रेज में बोलूँ तो हम ये भी कह सकते हैं, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। जब हम दोनों राज़ी हैं तो तीसरे पर्सन को क्या प्रॉब्लम। तो तीसरे पर्सन को कोई भी राइट अराइज नहीं होता फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट टू हुम सच पर्सन इज़ नॉट अ पार्टी। अब इस डॉक्ट्रिन को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस केस लॉ आता है, जो है डनलप न्यूमेटिक टायर्स कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी लिमिटेड का। इस केस में क्या होता है कि जो डनलप कंपनी होती है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को टायर सेल करती है, ये कंडीशन पर कि मेरे टायर्स को आप मेरी प्राइस लिस्ट से कम प्राइस पर सेल नहीं करोगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है डनलप और डिस्ट्रीब्यूटर का। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि जो एक सेल्फ्रिज कंपनी होती है, जो कि एक रिटेलर होती है, उसको इन्हीं टायर्स को सेल करता है ऑन द सेम कंडीशन कि आपने इन टायर्स को कस्टमर्स को सेल करना है, और कस्टमर्स को जब आप सेल करोगे तो आपने इनको प्राइस लिस्ट से कम प्राइस पर सेल नहीं करना। तो जो सेल्फ्रिज कंपनी है वो राज़ी हो जाती है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुए हैं, पहला किसके बीच में, डनलप एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्फ्रिज कंपनी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद जो सेल्फ्रिज कंपनी है वो क्या करती है कि कस्टमर्स को उस प्राइस लिस्ट से कम प्राइस पे सेल कर देती है। तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, सेल्फ्रिज कंपनी ने जो क्या अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको तोड़ दिया, उसकी जो कंडीशन थी उसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको स्यू कौन कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डनलप कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया और उसको स्यू किया, ये कहकर कि इन्होंने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, जब मैंने कंडीशन लगाई थी तो इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो कोर्ट ये कहता है कि डनलप जो है वो स्यू नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, तुम्हारा तो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुआ था, तो तुम्हें अगर केस करना है तो डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट करो, तुम सेल्फ्रिज कंपनी के अगेंस्ट डायरेक्टली केस नहीं कर सकती। तो यानी कि डनलप वॉज अ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे डनलप का जो केस है वो नहीं चला। तो यानी कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोज पर्सन हु आर नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू टू पर्सन्स हु आर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं व्हाट आर दी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कोई रूल होता है तो उसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं, तभी वो रूल वर्क करता है। तो एज अ जनरल रूल ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर एंटाइटल टू स्यू ईच अदर। तो हमें पता है जनरल रूल क्या था कि वही लोग एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर स्यू। बट नाउ विद द passage ऑफ टाइम exceptions to this general rule have come, allowing even passengers to contract to prosecute. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ केसेस कोर्ट के सामने ऐसे आते गए जिसमें ये देखा गया कि बेनिफिशियरी जो होता है या फिर थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के अगेंस्ट कोर्ट में स्यू कर सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गई, एक्सेप्शंस हो गई। अब ये एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट वन इज़ वेयर अ ट्रस्ट डीड इज़ क्रिएटेड, तो जहाँ पे आपने ट्रस्ट डीड को क्रिएट किया है वो। सेकेंड इज़ कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। थर्ड वन इज़ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ इज़ मैरिज और फैमिली अरेंजमेंट्स। फिफ्थ वन इज़ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट।
एंड सिक्स्थ इज कोविनेंट्स विद द लैंड। तो अब इन सारी एक्सेप्शंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है वेयर अ ट्रस्ट डीड इज़ क्रिएटेड, यानी कि जब हम ट्रस्ट डीड को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं अप्लाई होता। अब ट्रस्ट डीड क्या होता है? ट्रस्ट डीड के अंदर 3 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ऑथर, सेकेंड वन इज़ अ ट्रस्टी एंड थर्ड वन इज़ अ बेनिफिशरी। तो ट्रस्ट डीड में ये होता है कि जो ऑथर होता है वो कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कुछ प्रॉपर्टी का मालिक होता है, और वो ये कहता है ट्रस्टी को कि देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, तुम्हें इस माइनर को यानी कि इस बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र करनी है। जब ये बेनिफिशरी 18 ईयर्स का हो जाएगा यानी कि मेजॉरिटी एज का हो जाएगा तो तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर देनी है, उसको हैंड ओवर कर देनी है। तो यहाँ पे ट्रस्टी बेनिफिशरी के बिहाफ पे कुछ प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर सम ईयर्स और फॉर सम टाइम। अब मान लीजिए कि जो ऑथर था उसकी डेथ हो जाती है और ट्रस्टी क्या करता है कि उस प्रॉपर्टी को बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र नहीं करता, वो मना कर देता है कि मैं तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अब बेनिफिशरी जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं था, तो वो तो कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी थी वो तो मर चुकी, वो तो डेथ हो गई उसकी। अब कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कौन कराएगा? तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर ट्रस्ट डीड में कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेनिफिशरी कोर्ट में स्यू कर सकता है ट्रस्टी को, इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेनिफिशरी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा एक्सेप्शन डाला गया है कि अगर बेनिफिशरी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है और उसको कोई ब्रीच करता है तो इन दैट केस दे कैन स्यू द डिफ़ॉल्टिंग पार्टी इवन दो दे आर नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है। ए अग्रीज टू ट्रांसफ़र सर्टेन प्रॉपर्टीज़ टू बी हेल्ड बाय बी इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। ए ने कुछ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया बी को और ये कहा कि तुम इसे हेल्ड करोगे सी के बेनिफिट के लिए। सी कैन इन्फोर्स द अग्रीमेंट इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट। अब सी जो है वो कोर्ट में इन्फोर्स करा सकता है इस अग्रीमेंट को अगर जो बी है वो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करता। तो सी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो नहीं है ना, वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया था, वो ट्रस्ट डीड के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर भी सी जो है वो बी को स्यू कर सकता है इन दी कोर्ट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड एक्सेप्शन है कंडक्ट, एक्नॉलेजमेंट और एडमिशन। तो इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है इस केस में कि मान लीजिए कि आपको आपकी मदर ने कुछ पैसे दिए और बोला कि जाओ सामने वाली आंटी को पैसे दे आओ। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? आपके और आपकी मदर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट यू हैव टू पे 10,000 रुपीज़ टू योर नेबर। अब आप जाते हैं आंटी के पास, आंटी को बोलते हैं आंटी घर पे हो, मम्मी ने आपके लिए 10,000 रुपीज़ मेरे को दिए हैं। तो आपने ये एक्नॉलेज कर दिया, एडमिट कर दिया ये फैक्ट आंटी के सामने कि आपको कुछ मिला है उनके बिहाफ पे। तो यानी कि आपने फैक्ट को एक्नॉलेज किया, एडमिट किया। तो अगर आप एडमिट कर देते हैं, एक्नॉलेज कर देते हैं अपने कंडक्ट से, तो इन दैट केस आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो जाती है कि अब आप वो पैसा आंटी को ज़रूर देंगे। और अगर आपने आंटी को वो 10,000 रुपीज़ नहीं पे किए तो इन दैट केस आंटी आपको स्यू भी कर सकती है ऑल्दो शी इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपका और आपकी मदर का था कि आप पैसा देकर आएंगे सामने वाली आंटी को। तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए, लेकिन फिर भी आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हो गई कि आप उन्हें कॉम्पेंसेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखी है। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स दैट अ पार्टी पेज अ सर्टेन अमाउंट टू अ थर्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आप एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे थर्ड पार्टी को, एंड हु इज़ द थर्ड पार्टी? इज़ योर आंटी, एंड ही और शी एक्नॉलेजेज इट, और आप जाके आंटी को एक्नॉलेज कराते हैं। देन इट बिकम्स अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टी टू पे द थर्ड पार्टी। अब ये आपकी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि आप उस थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे। द एक्नॉलेजमेंट कैन ऑल्सो बी इम्प्लाइड। अब जो एक्नॉलेजमेंट है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल भी दिया है। ए देता है पैसा बी को और बोलता है जाके सी को दियाओ। बी जो है वो एक्नॉलेज कर देता है इस फैक्ट को सी के सामने कि सी तुम्हारे बिहाफ में मेरे पास पैसे पड़े हैं। अगर बाद में बी रिफ्यूज़ कर देता है पैसे देने से तो सी कैन स्यू द बी फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट। थर्ड एक्सेप्शन है असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले असाइनमेंट का मतलब समझते हैं, व्हाट इज़ एन असाइनमेंट। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टीज़ होती हैं, असाइनर एंड असाइनी। असाइनर क्या करता है कि उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अपने किसी फ्रेंड वगैरह के साथ या किसी भी पर्सन के साथ, वो उन कॉन्ट्रैक्ट के राइट को
किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है, किसी और को असाइन कर देता है, और जिसे हम असाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं असाइनी। अब आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मान लीजिए कि ए एक पर्सन है जो कि इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो उसका जब वो कोर्ट में बोलता है कि सर मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, तो आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ। तो कोर्ट एक ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट करता है और उसे बोलता है कि जाओ इसकी सारी एसेट्स को सेल करो और जो भी इसकी ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज़ है, उनको पे करो। तो जितना भी पैसा रिकवर होता है सबको प्रोपोर्शनेटली पे कर दिया जाता है। तो सबको 20%, 30%, तो इस टाइप से पेमेंट हो जाती है सारे क्रेडिटर्स की। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिनसे पैसा लेना है वो लोग कहते हैं कि ऑफिशियल असाइनी तुम कौन हो। जब ऑफिशियल असाइनी उन लोगों के पास जाता है कि देखो तुमने ए का पैसा देना था, ए के पैसे दे दो, तो लोग कहते हैं भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें नहीं जानते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो ए के साथ हुआ था, हम तो ए को पैसा देंगे। तो यहाँ पे जो हुआ है वो क्या हुआ है कि ए ने अपने सारे राइट्स ऑफिशियल असाइनी को असाइन कर दिए। अब जो पैसा ए को मिलने वाला था वो पैसा किसको मिलेगा, ऑफिशियल असाइनी को। और अगर कोई पर्सन ऑफिशियल असाइनी को पेमेंट नहीं करता तो इन दैट केस ऑफिशियल असाइनी उस पर्सन को स्यू कर सकता है इन द कोर्ट, ऑल्दो ही इज़ अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, जो पर्सन इंसॉल्वेंट हो रहा है और वो थर्ड पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ऑफिशियल असाइनी तो कोई भी नहीं था। तो लेकिन जब इंसॉल्वेंसी के लिए उसने बोला कि सर मुझे इंसॉल्वेंट कर दो, तो ऑफिशियल असाइनी के पास सारे राइट्स आ जाएंगे उस इंसॉल्वेंट के। तो सारे राइट्स किसके हैं, उस ऑफिशियल असाइनी के। सारी ऑब्लिगेशन किसकी है, उस ऑफिशियल असाइनी की। अब वो सबकी पेमेंट्स कर देगा और फिर इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो अपने सारे डेट से जो है वो फ्री हो जाएगा। तो ये होता है असाइनमेंट। तो इंसॉल्वेंट पर्सन ने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट के जो राइट्स थे और जो सारी ऑब्लिगेशंस थी वो किसको असाइन कर दी, ऑफिशियल असाइनी को। सो दिस वाज द असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। तो मान लीजिए कि प्रोमिसरी नोट है, आपको या आपके फ्रेंड ने आपको प्रॉमिस किया प्रोमिसरी नोट के थ्रू कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा। अब वो प्रोमिसरी नोट आपके पास है, मान लीजिए आपने उसको गुड्स सप्लाई किए थे या कोई भी सामान बेचा था, तो उसने आपको पेमेंट नहीं करी, उसने आपको प्रोमिसरी नोट दे दिया। अब उस प्रोमिसरी नोट को क्या किया, आपने किसी और को आगे दे दिया। तो आपने क्या किया, जो आपका राइट था, आपको पैसे मिलने थे उस प्रोमिसरी नोट से, आपने उसको क्या किया, आगे किसी और को असाइन कर दिया, आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मान लीजिए कि आपने सी को ट्रांसफ़र कर दिया। आपको कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में था। पैसा किसको मिलने वाला था, आपको मिलने वाला था। तो यू वर द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, आप और आपका फ्रेंड। लेकिन आपने अपने राइट्स किसको ट्रांसफ़र कर दिए, सी को ट्रांसफ़र कर दिए। अब सी को अगर पैसा नहीं रिकवर होता उस प्रॉमिसरी नोट से, तो सी जो है वो स्यू कर सकता है किसको, आपके फ्रेंड को। क्यों, ऑल्दो वो पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का वो पार्टी नहीं था, लेकिन जब हमने उसके नाम पे वो प्रॉमिसरी नोट को ट्रांसफ़र कर दिया, हमने उसको अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए, उसको असाइन कर दिए, तो वो जो है अब कोर्ट में स्यू कर सकता है, ऑल्दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज़ द असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ एक्सेप्शन है प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस और मैरिज अंडर फैमिली अरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ साइन हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को कोई बेनिफिट देने वाले हैं, तो अगर आपने अपने उस फैमिली मेम्बर को बेनिफिट नहीं दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने और आपके पापा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप अपनी बहन की शादी में पैसा देने वाले हैं, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन हुआ, आपकी बहन हुई, आपकी सिस्टर हुई, जिसको पेमेंट मिलने वाली है उसकी शादी के लिए। अब होता क्या है कि आप फ्यूचर में जाके रिफ्यूज़ कर देते हो, डिनाई कर देते हो कि पापा मैं पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, आपके पापा भी आप पे केस नहीं करते कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, अब बहन तो सफ़र कर रही है। पहले यही बोला गया था कि बहन की शादी के लिए भाई पैसे देगा, सो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट। अब पापा तो स्यू नहीं कर रहे, लेकिन बहन के पास लीगल राइट है कि अगर आपके पापा आपको स्यू नहीं करते और आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करते हो, तो इन दैट केस जो आपकी सिस्टर है वो भी आपके अगेंस्ट कोर्ट में स्यू कर सकती है। ऑल्दो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच में है, आपके और आपके पापा के बीच में, शी वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल वो एक आउटसाइडर है, लेकिन स्टिल वो कोर्ट में आपको स्यू कर सकती है। तो यानी कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें किसी फैमिली मेम्बर को मेंटेनेंस दिया जाएगा, जैसे कि ओल्ड मदर हो जाती हैं, दादी वगैरह के लिए आपने क्या है कि हम दादी को मेंटेन करेंगे, हम अपने पास रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, या मदर के लिए मदर इन लॉ, तो यानी कि आपकी फैमिली मेम्बर्स होनी चाहिए, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए, या फिर आपके छोटे भाई बहन या आपका कोई फैमिली मेम्बर की शादी के लिए आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और आप उस पर्सन को
आप उस अपने जो ऑब्लिगेशन है या कोई भी पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को रिफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है कि मैं नहीं दे रहा पैसे या मैं मेंटेन नहीं करता, मैं इसको अलाउंस नहीं दूंगा, तो इन दैट केस जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो पर्सन भी कोर्ट में जा सकता है अपने राइट्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने पेमेंट्स के लिए। तो ऑल्दो वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, इफ़ अ फादर गिव्स हिज प्रॉपर्टी इन इक्वल प्रपोर्शन टू हिज 3 सन्स विद अ कंडीशन दैट आफ्टर हिज डेथ ऑल ऑफ देम विल गिव 10,000 ईच टू रानी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि फादर ने अपनी प्रॉपर्टी को तीनों बेटों में ये कह के बांटा कि देखो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम तीनों बेटों को दे रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों ने क्या करना है 10,000 रुपये रानी को देने हैं, और रानी कौन है, उनकी मदर है। तो भाई जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरे बाद तुम सब ने 10-10 हज़ार रुपये तुम्हारी माँ को देने हैं। नाउ रानी कैन प्रोसिक्यूट इफ़ एनी वन ऑफ देम फेल्स टू ओबे दिस। अब जो मदर है रानी, अगर कोई भी पर्सन जो है यानी कि उसका जो बेटे हैं तीनों, अगर कोई भी तीनों में से या तीनों के तीनों ही जो है वो 10,000 रुपीज़ नहीं पे करते तो रानी उन्हें कोर्ट में स्यू कर सकती है। अब रानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, पापा और तीनों बच्चों के बीच में था कि पापा ने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तीनों बच्चों को इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम सब ने 10-10 हज़ार रुपये अपनी मदर को देना है। और अगर उनमें से कोई भी पर्सन जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो यहाँ पे रानी जो है वो मदर जो है वो अपना कोर्ट में जाके उन्हें स्यू कर सकती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही फेमस केस लो आता है इसके रिगार्डिंग, ड्यूटन वर्सेस पूली का। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो सन है वो फादर को प्रॉमिस करता है। अब देखिए फादर क्या कर रहे होते हैं कि फादर जो है वो एक उनके पास कुछ लकड़ियाँ होती हैं, वुड वगैरह का कुछ होता है, तो वो उसको सेल करना चाहते हैं कि मैं पैसे अरेंज करूँ अपनी बेटी की शादी के लिए, और उनके बेटी का नाम था पूली। तो फादर अपनी बेटी की शादी के लिए अरेंज करना चाहते थे मनी बाय सेलिंग द वुड्स। अब बेटा नहीं चाहता था कि पापा ये सामान सेल कर दें, तो बेटे ने पापा से प्रॉमिस किया कि पापा मैं अपनी बहन की शादी के लिए 1,000 पाउंड जो है वो दूंगा, सो आई वुड पे 1,000 पाउंड टू फॉर द मैरिज ऑफ माई सिस्टर। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच में, फादर एंड सन के बीच में। फादर रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग द वुड। अब रिफ्रेन मतलब उसने रोक लिया, तो फादर ने नहीं किया वुड को सेल, बट द सन डिड नॉट पे। लेकिन बाद में जाके क्या हुआ, बेटे ने पैसा नहीं दिया, बेटे ने मना कर दिया। तो इट वॉज हेल्ड दैट द सिस्टर कुड स्यू ऑल्दो शी वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब सन ने पेमेंट नहीं दी तो सिस्टर जो है उसके पास भी लीगल राइट है कि वो अपने ब्रदर को स्यू कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है, ऑल्दो शी वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे एक और केस लो आता है दारोपति वर्सेस जसपत राय का। अब इसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, उसको लेफ्ट कर देती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको इल ट्रीट करता है, उसको अच्छे से नहीं रखता। अब हस्बैंड अपनी वाइफ को लेने के लिए घर जाता है उसके, तो उसके मायके जाता है और उसके फादर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है कि मैं आपकी बेटी को सही से रखूँगा, यानी कि मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव करूँगा, और अगर मैंने आपकी बेटी के साथ दोबारा से इल ट्रीट किया तो मैं उसको मंथली अलाउंस पे करूँगा। यानी कि उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि या तो मैं अच्छे से रखूँगा, और अगर मैंने अच्छे से नहीं रखा, इल ट्रीट किया, तो फिर मैं उसको मंथली अलाउंस दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो अपनी वाइफ को अपने साथ वापस ले आता है। अब वाइफ को लाने के बाद दोबारा से वो उसको इल ट्रीट करता है, तो अब उसे क्या करना था, और उसको घर से भी बाहर निकाल देता है, शी वॉज ड्रिवन आउट। अब उसको क्या करना था कि उसे अपनी वाइफ को मंथली मेंटेनेंस पे करना था जैसा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन वो फ्यूचर में रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं तो मंथली पेमेंट नहीं कर रहा तुम्हें। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो हुआ था ससुर और दमाद के बीच में। कौन कौन था, फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, दे वर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्योंकि ये किसके बेनिफिट के लिए था, वाइफ के बेनिफिट के लिए था, तो वाइफ जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है इन दी कोर्ट। और क्यों करा सकती है, क्योंकि वो बेनिफिशरी है। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो जिसमें आपकी फैमिली मेम्बर की मेंटेनेंस के लिए या फिर उसके मैरिज के लिए आप कोई पेमेंट के लिए बोलते हो, तो वो पर्सन जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करा सकता है इवन दो दे आर स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट, दे वर नॉट पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट, बट अपने बेनिफिट के लिए, अपने लीगल राइट्स के लिए वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट में जाकर। नेक्स्ट एक्सेप्शन है एजेंसी रिलेशनशिप। अब एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल अपने नीचे किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट को कुछ ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एजेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं थर्ड पार्टी के साथ,
तो एजेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे कर रहा है? अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इन दैट केस प्रिंसिपल भी जो है वो उस पार्टी को स्यू कर सकती है, ऑल्दो द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी तो नहीं था प्रिंसिपल, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल जो है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद द राणा फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर एज बिजनेस। अब एजेंट जो है वो राणा के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है कि आप हमें गुड्स सप्लाई करेंगी, और वो गुड्स किस में यूज़ होते हैं? ए के बिजनेस में। एंड हु इज़ ए इज़ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिजनेस में यूज़ करने के लिए एजेंट गुड्स को परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। एजेंट गिव सम एडवांस टू राणा। अब एजेंट ने कुछ एडवांस दे दिया राणा को। नाउ इफ राणा रिफ्यूजेज टू सप्लाई गुड्स टू एजेंट, देन ए कैन स्यू राणा, ऑल्दो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड राणा। लेकिन अगर इन फ्यूचर राणा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तो गुड्स नहीं दे रहा तुम्हें, लेकिन उसने तो हमसे एडवांस ले लिया, तो इन दैट केस जो प्रिंसिपल है ए जो है वो स्यू कर सकता है राणा को, ऑल्दो उसके बीच में और राणा के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। यानी कि यहाँ पे भी ऐसे केसेस में जिसमें कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल स्यू कर सकता है थर्ड पार्टी को, ऑल्दो ही इज़ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट एक्सेप्शन है कोविनेंट्स कंसर्निंग लैंड। कोविनेंट होता है कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या होता है? द पर्सन हु परचेजेज लैंड विद अ नोटिस दैट सर्टेन कंडीशंस आर अटैच टू इट। यानी कि जो पर्सन लैंड को परचेज कर रहा है और उसको पता है कि यार इस लैंड के साथ ना कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी अगर हम उस लैंड को परचेज करते हैं। एंड ओनर ऑफ लैंड इज़ बाउंड बाय दैम। और जो ऑलरेडी उसका ओनर है, ऑलरेडी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं उनसे बाउंड हूँ। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपको लैंड सेल कर रहा है एक, उसने बोला ठीक है मैं आपको लैंड सेल कर देता हूँ। अब उसने बोला यार तूने ना इस लैंड के ऊपर ये चीज़ नहीं करनी। आपने कहा ठीक है यार मैं नहीं करूँगा। आपने वो लैंड परचेज़ कर ली। अब आगे जब आप लैंड को सेल करोगे तो आप भी सेम कंडीशंस बोलोगे कि देखो मैं तुम्हें लैंड तो सेल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ना इस लैंड पे ये नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीछे ये प्रॉमिस दे चुका हूँ अपने इसके पिछले ओनर को। तो आपने भी सेम कंडीशंस के साथ लैंड को सेल कर दिया। अब उसने भी आगे लैंड को सेल कर दिया उन्हीं कंडीशंस के साथ। यानी कि जब भी कंडीशंस किसी लैंड के साथ अटैच्ड होती है तो वो इन्फोर्सिएबल होती है। तो ऑल्दो आप उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी वो कोविनेंट्स जो है, वो कंडीशंस जो है वो इन्फोर्सिएबल हो जाती हैं किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर भी। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ओनर ऑफ अ लैंड हैज़ टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर। अब जो लैंड का ओनर है उसके पास दो लैंड है जो कि सामने एक दूसरे को फेस करती है। वन ऑफ देम इज़ एग्रीकल्चरल लैंड एंड ही सोल्ड द अदर ऑन अ कंडीशन दैट इट कैन नेवर बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी एक लैंड जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब वो दूसरी लैंड को ये कह के बेचता है कि देखो तुमने यहाँ पे ना कोई इंडस्ट्री नहीं डालनी। अगर तुमने यहाँ पे इंडस्ट्री डाली तो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री से आपको पता है केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, पॉल्यूशन निकलता है। तो उसने बोला कि यार देखो तुम्हारी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलेगा, जिसकी वजह से जो मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी वहाँ पे, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा मेरा वो भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो जो फसल वगैरह होगी वो भी सारी ख़राब हो जाएगी। तो उसने लैंड को क्या कंडीशन के साथ बेचा कि आप इस लैंड को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री के लिए यूज़ नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना जिससे कि केमिकल्स या फिर कोई केमिकल्स वगैरह निकलते हों। दिस कंडीशन इज़ अटैच्ड विद द लैंड, सो हूसोएवर द सक्सेसर हैज़ टू अबाइड बाय इट। अब ये कंडीशन हमने लैंड के साथ अटैच कर दी कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं डलेगी, और जो भी इसका सक्सेसर होगा, यानी कि जो भी इसको इन फ्यूचर परचेज करने वाला है, हैज़ टू अबाइड बाय इट, यानी कि अब उसे इस कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा। ऑल द सक्सेसर्स आर अबाइड बाय इट, यानी कि जितने भी फ्यूचर में उसके बायर्स होने वाले हैं उस लैंड के, चाहे ए खरीदे, फिर ए से बी खरीदे, बी से सी, सी से डी, जितने भी सक्सेसर होंगे उन सबको इन्हीं कंडीशंस के साथ उस लैंड को परचेज़ करना है कि वो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं डालेंगे। और अगर उन्होंने इंडस्ट्री डाली तो कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट स्यू कर सकता है, और चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो या ना हो। सो दिस वॉज द लास्ट एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।